नमस्कार दोस्तों, प्रतिवत क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक के लिए हम आपके लिए लगातार एमसीक्यूज ला रहे हैं और बहुत से छात्रों और अभ्यर्थियों से बात करने के बाद में हमें जो जानकारी प्राप्त हुई उसके अकॉर्डिंग हमने ये क्लास लाने का प्रयत्न किया है। इसमें वे समस्त टॉपिक लाए हैं जिससे संबंधित प्रश्न वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूछे जा रहे हैं या अभी जो शिफ्ट चल रही है उसमें पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के हम इसे आरंभ करते हैं और मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते जाऊंगा। उससे पहले ही आप खुद ही उत्तर देने की प्रैक्टिस करते रहें और जल्दी जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। तो चलिए आरंभ है। हमारा पहला प्रश्न है, किल कोरोना अभियान की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 2019, बी 2020, सी 2021 और डी 2022। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। किल कोरोना अभियान जो है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस के अगले 15 दिनों तक चलने के लिए इस अभियान को लाया था और ये 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई 2020 तक चला था और इसमें सर्वे के द्वारा कोरोना संदिग्ध मरीजों की पहचान की गई थी। साथ ही अन्य बीमारी जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि के संदिग्ध मरीज जो हैं जिनमें लक्षण पाए गए थे उन्हें खोजा गया था। अगला प्रश्न है, शिक्षण होना चाहिए तो शिक्षण कैसा होना चाहिए बताना है आपको। पहला नैदानिक, दूसरा उपचारात्मक। सही कोड चुनना है। ऑप्शन ए दिया है केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों और डी ना तो एक ना ही दो। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शिक्षण जो होता है वो नैदानिक और उपचारात्मक दोनों ही प्रकार का होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एमएस ऑफिस क्या है? ए एक वीडियो संपादन सॉफ्टवेयर, बी उत्पादकता उपकरणों का एक सूट, सी एक गेमिंग कंसोल और डी एक सोशल मीडिया ऐप। तो दोस्तों सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एमएस ऑफिस जो होता है एक उत्पादकता उपकरणों का एक सूट है जिसके अंतर्गत बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स रहते हैं जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, आउटलुक इन सब का अनुप्रयोग हम इसमें कर सकते हैं। इसमें दस्तावेजों का निर्माण होता है, डेटा विश्लेषण होता है और बहुत सारे कार्य इसमें ऑफिस से रिलेटेड किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो रिक्त चरण की पूर्ववर्ती है। मतलब आपको बताना है प्रतिपालन जो है उस किस चरण के पहले, अधिगम के किस चरण के पहले आता है। ऑप्शन ए सामान्यीकरण, बी अन्योन्याश्रित चरण, सी अंतर संबंधित चरण और डी अभिप्रेरण चरण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सामान्यीकरण। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो सामान्यीकरण चरण का पूर्ववर्ती होता है। यहाँ प्रतिपालन का मतलब है पालन करने की क्रिया या पालन करने का भाव। अगला प्रश्न है, ICMR NIN 2020 की आहारी रिपोर्ट के अनुसार एक धात्री महिला के लिए कैल्शियम का RDA क्या है? तो इसमें कैल्शियम का RDA बताना है। RDA से तात्पर्य यहाँ अनुशंसित आहार भत्ते से है जिसे ICMR ने जारी किया है। ICMR के साथ में राष्ट्रीय पोषण संस्थान जिसे NIN कहते हैं हैदराबाद में है, इनने जारी किया है। तो आपको बताना है, ए है 1000 मिलीग्राम, बी 800 मिलीग्राम, सी 1200 मिलीग्राम और डी 600 मिलीग्राम। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी 1200 मिलीग्राम। ICMR NIN 2020 की आहारी रिपोर्ट के अनुसार एक धात्री महिला के लिए कैल्शियम का RDA जो होता है वो 1200 मिलीग्राम तक होना चाहिए और अलग अलग महिलाओं के लिए या अलग अलग व्यक्ति के लिए इन्होंने RDA जारी किए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया था। यह कथन निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? तो ऊपर लिखे हुए कथन के अनुसार आपको उत्तर देना है। ए प्रतियोगिता और संज्ञान, बी संज्ञान और संवेग, सी आनुवांशिकता और निष्पादन और डी आनुवांशिकता और वातावरण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संज्ञान और संवेग के संबंध को स्पष्ट करता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पहली बार कब जारी किया गया था? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए 1995, बी 1989, सी 1985 और डी 2000। तो दोस्तों सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1989 में पहली बार माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लॉन्च किया गया था और ये मैकिन्टोश के लिए बनाया गया था। उसके बाद में 1990 में इसका विंडोज़ संस्करण आया
और 1990 के बाद के विंडोज संस्करण से लेकर अभी तक वर्तमान में हम हमारे पीसी में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का उपयोग कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो इसमें ध्यान रखेंगे दिव्यांग बच्चों के लिए पूछा है। ऑप्शन ए है 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, बी 6 वर्ष से 22 वर्ष तक के लिए, सी 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए और डी 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए। तो दोस्तों सामान्य तो आप जानते हैं 6 से लेकर 14 वर्ष तक के लिए होता है सामान्य बालकों के लिए, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के लिए। इसमें ऑप्शन नंबर डी दिया है ये सामान्य के लिए है, लेकिन 6 वर्ष से ये 14 वर्ष जो होता है ये सामान्य बच्चे होते हैं, नॉर्मल बच्चे होते हैं, उनके लिए शिक्षा के अधिकार संबंधित है। लेकिन जो दिव्यांग होंगे उनके लिए अधिकतम जो आयु निर्धारित है वो 18 वर्ष है। और आप सभी जानते हैं आर्टिकल 21A के तहत जो शिक्षा का अधिकार है मौलिक अधिकार हो गया है और इसी के तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 लाया गया था। इसमें कुछ जानकारी और ले लेते हैं। निजी स्कूलों को 6 से 14 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनके लिए 25% गरीब बच्चों के लिए आरक्षण रखना होता है और उन्हें मुफ्त में पढ़ाना होता है। साथ ही विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा के लिए उम्र बढ़ाकर 18 साल रख दी गई है और उनके लिए सुविधाएं भी प्रोवाइड करनी होती है। इसके अतिरिक्त बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराना राज्य और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी, यह इस अधिनियम में बताया गया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों अथवा नियमों के अनुरूप आंकता है को नैतिकता की कौन सी अवस्था कहते हैं। तो इसमें पूछा है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों अथवा नियमों के अनुरूप माप रहा है। ऑप्शन ए है नैतिकता का गैर परंपरागत स्तर, बी नैतिकता का पश्च परंपरागत स्तर, सी नैतिकता का परंपरागत स्तर और डी नैतिकता का पूर्व परंपरागत स्तर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सामाजिक मानदंडों अथवा नियमों के अनुरूप अपनी नैतिकता को मापना नैतिकता का परंपरागत स्तर कहलाता है। इस स्तर पर व्यक्ति सामाजिक मानकों और अपेक्षाओं का पालन करता है। इस स्तर पर व्यक्ति के नैतिक व्यवहार का कारण स्वीकृति प्राप्त करना और दूसरों द्वारा निंदा से बचना होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। भारत बायोटेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ए भोपाल, बी हैदराबाद, सी नई दिल्ली और डी पुणे। तो दोस्तों सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हैदराबाद में भारत बायोटेक का मुख्यालय स्थित है। इसकी स्थापना सन 1996 में जीनोम वैली समरपीठ तेलंगाना यानी हैदराबाद में हुई थी। साथ ही भारत बायोटेक भारत में दवाइयाँ, टीके, जैव चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल उपकरण उत्पाद इत्यादि बनाने का कार्य करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षण है तो शिक्षण क्या है आपको बताना है। पहला पॉइंट है छात्रों का मार्गदर्शन करने की एक जटिल कला है। दूसरा शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के बीच संबंध स्थापित करता है। तो आपको ऑप्शन दिए हैं। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक और दो दोनों, यानी शिक्षण छात्रों के मार्गदर्शन करने की एक जटिल कला भी है, साथ ही शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के बीच संबंध स्थापित करने का कार्य भी करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आविष्कार किसने किया? ए रिचर्ड ब्रॉडी, बी मार्क जुकरबर्ग, सी स्टीव जॉब्स और डी बिल गेट्स और पॉल एलन। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल गेट्स और पॉल एलन ने अप्रैल 1975 को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की थी और वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक बहुत बड़ी कंपनी है और प्रायः सभी पीसी जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें इसका सूट को यूज़ किया जाता है। वर्तमान में हम ऑफिस के 2021 वर्जन को इस्तेमाल करते हैं। इसके अतिरिक्त मोबाइल वर्जन भी इन्होंने लॉन्च किया है जिसे माइक्रोसॉफ्ट 365 संस्करण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। लड़कियां मध्य बाल्य अवस्था में अधिक महत्व देती हैं पारिवारिक रिक्त संबंधों को और वहीं लड़के ज़्यादा महत्व देते हैं सामाजिक रिक्त को। तो इसमें रिक्त स्थान पे आपको प्रतिपूर्ति करना है। ए है भाषा कौशल, बी है कौशल भाषा, सी पारस्परिक प्रतिष्ठा और डी है पारस्परिक भाषा। तो दोस्तों सही उत्तर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
पारस्परिक और प्रतिष्ठा, यहाँ पूछा था लड़कियों और लड़कों की जो बाल्यावस्था होती है, मध्य बाल्यावस्था होती है, उसमें कौन किसे ज़्यादा महत्व दे रहा है। मध्य बाल्यावस्था में लड़कियाँ अच्छे पारस्परिक संबंधों और परिवारों को अधिक महत्व देती हैं, जहाँ वे अपनी सच्ची भावनाओं और संवेगों को साझा कर सकती हैं। लड़के सामाजिक प्रतिष्ठा पर ज़्यादा महत्व दे देते हैं और वे हमेशा प्रकाश में रहना चाहते हैं, वे हमेशा अपने आप को पहचाना जाना चाहते हैं। तो इसलिए रिक्त स्थान में जब आप पढ़ेंगे, लड़कियां मध्य बाल्यावस्था में अधिक महत्व देती हैं पारिवारिक पारस्परिक संबंधों को, और वहीं लड़के ज़्यादा महत्व देते हैं सामाजिक प्रतिष्ठा को। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किस प्रकार की अधिगम प्रक्रिया में सामान्यतः प्रयोज्य निष्क्रिय होता है। आपको ऑप्शंस दिए हैं, ए संज्ञानात्मक अनुबंधन, बी साधनात्मक अनुबंधन, सी शास्त्रीय अनुबंधन और डी क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शास्त्रीय अनुबंधन। शास्त्रीय अनुबंधन प्रकार का जो अधिगम प्रक्रिया होती है उसमें सामान्यतः प्रयोज्य जो होता है निष्क्रिय हो जाता है। प्रयोज्य का मतलब यहाँ पे कोई चीज़ काम करने के लिए तैयार है या नहीं, और शास्त्रीय अनुबंधन का एक निष्क्रिय अधिगम के रूप में होता है जिसमें जीव निष्क्रिय रूप से प्रतिक्रिया करता है। शास्त्रीय अनुबंधन सीखने का एक व्यवहारिक तरीका है, इसे सहचर द्वारा सीखना भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चिकनगुनिया नामक वायरस से कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है। ए जोड़ और मांसपेशियां, बी फेफड़े, सी लीवर और डी छोटी आंत। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जोड़ और मांसपेशियां। चिकनगुनिया नामक वायरस से जोड़ और मांसपेशियां ज़्यादा प्रभावित होती है। चिकनगुनिया एक वायरल बीमारी है जो चिकनगुनिया वायरस से संक्रमित मच्छरों के द्वारा फैलती है। इसमें एडीज इजिप्टी और एडीज एल्बोपेक्टिस मच्छर जो होते हैं ये शामिल होते हैं। इसमें सर्वप्रथम अचानक से बुखार आना चालू हो जाता है। इसके अतिरिक्त शरीर में और शरीर के जोड़ों में काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होने लगता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था। ए गार्डनर, बी प्याजे, सी गोलमैन और डी जॉन मेयर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हावर्ड गार्डनर। इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। एक मनोवैज्ञानिक थे और इसे उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस भी कहा था। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई तरह की होती है और हर व्यक्ति की अपनी एक खास बुद्धि होती है और उसी बुद्धि के कारण हर व्यक्ति की क्षमताएं भी अलग अलग होती हैं। अगला प्रश्न है, MS ऑफिस में सेव एज कमांड का उद्देश्य क्या है। ए दस्तावेज खोलता है, बी फाइल हटाता है, सी दस्तावेज को नए नाम या प्रारूप में सहेजता है और डी सहेजे बिना डुप्लीकेट बनाता है। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। MS ऑफिस में जब भी हम सेव एज कमांड देते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है दस्तावेजों को नए नाम या नए प्रारूप में सेव करना। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत यानी SR थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है। तो आपको बताना है थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है। ए क्रिया प्रसूत व्यवहार, बी अभिप्रेरक, सी अंतर्नोद और डी है उद्दीपक। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रिया प्रसूत व्यवहार। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत व्यवहार के बारे में एक अवधारणा है। यह सिद्धांत बताता है कि व्यवहार उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच परस्पर क्रिया के नतीजे में होता है। इस सिद्धांत को अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। ऑप्शन ए है अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचार को महत्व देकर, बी अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, सी अपसारी चिंतन पर बल देकर और डी विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित करके। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर सकती है। अगला प्रश्न है, डायरिया किस वायरस से फैलता है। ए रोटा वायरस, बी कोरोना वायरस, सी डेंगू वायरस और डी वेरियोला वायरस। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डायरिया जिसे आप अतिसार या फिर दस्त के नाम से भी जानते हैं, एक पाचन समस्या होती है और ये रोटा वायरस नामक वायरस से फैलता है। इसके अलावा नोरो वायरस, एडोनो वायरस और एस्ट्रो वायरस भी कुछ वायरस हैं जिनसे डायरिया फैलता रहता है। अगला प्रश्न है, अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः हो।
तो अधिगम कब अधिक सार्थक और प्रभावशाली होगा, आपको बताना है। ए शिक्षक निर्देशित, बी सहपाठियों द्वारा निर्देशित, सी पाठ्य पुस्तक केंद्रित और डी स्वनिर्देशित। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अधिगम से तात्पर्य यहाँ सीखने से है, और जब यह स्वनिर्देशित होगा तो यह अधिक सार्थक और प्रभावशाली होगा और छात्र जल्दी जल्दी सीखेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि उत्पाद कुंजी के बिना एमएस ऑफिस को सक्रिय कर सकती है। ए निःशुल्क परीक्षण संस्करण का उपयोग करके, बी पायरेटेड स्रोत से इंस्टॉल करके, सी नकली कुंजी दर्ज करके और डी किसी तृतीय पक्ष वेबसाइट से सक्रियण उपकरण का उपयोग करके। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निःशुल्क परीक्षण संस्करण का उपयोग करके हम एमएस ऑफिस को बिना कुंजी के भी यूज़ कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है। आपको ऑप्शन दिए हैं। ए प्रश्नों को प्रोत्साहन देना, बी सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना, सी हाँ अथवा ना उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना और डी प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का उपयोग करना। तो दोस्तों कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाँ अथवा ना उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या हम बढ़ा देते हैं तो वो अच्छा प्रश्न कौशल नहीं कहलाता है। अच्छे प्रश्न कौशल के लिए प्रश्नों को प्रोत्साहन देना चाहिए, सुनने में संवेदनशीलता विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिए, साथ ही प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। आपको ऑप्शन दिए हैं। ए सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, बी छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, सी अभ्यास का सिद्धांत और डी पुनर्बलन का सिद्धांत। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभ्यास का सिद्धांत जो है वो अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं माना जाता। इसके अतिरिक्त अभिक्रिया अनुदेशन के सिद्धांत में सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत आता है। इसके अतिरिक्त प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, स्वगति का सिद्धांत, स्वपरीक्षण का सिद्धांत और तत्काल प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ए दिल्ली में, बी मुंबई में, सी पुणे में और डी हैदराबाद में। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुणे में। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मुख्यालय पुणे में है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। डॉक्टर साइरस पूनावाला ने जीवन रक्षक इम्यूनोबायोलॉजिक्स के निर्माण के उद्देश्य से इसकी स्थापना की थी और इनका उद्देश्य था कि देश में जो इस तरह के जीवन रक्षक इम्यूनोबायोलॉजिक्स कम हो रहे हैं, उन्हें उच्च कीमतों में बाहर से मंगाया जाता है, तो क्यों ना इसे देश में ही बनाया जाए। तो इसके होने के बाद में देश में जो बाहर से आयात हो रहा था वैक्सीनेशन का, वो थोड़ा सा कम हो गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चे निम्न के माध्यम से सीखते हैं। पहला सामाजिक संपर्क, दूसरा सामाजिक भागीदारी। सही कोड का उत्तर देना है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। बच्चे सामाजिक संपर्क और सामाजिक भागीदारी के माध्यम से सीखते हैं। अगला प्रश्न है, आहार फाइबर के महत्व के बारे में एक को छोड़कर सभी सत्य हैं। तो आपको बताना है कौन सा सत्य है। ए यह क्रमाकुंचन को बढ़ावा देता है, बी कोलेस्ट्रॉल अवशोषण को कम करता है, सी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ाता है और डी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों इसमें जो गलत है वो खोजना था आपको। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स फाइबर जो होता है वो नहीं बढ़ाता है। ठीक है, फाइबर से तात्पर्य यहाँ रेशेदार भोजन के बारे में है। यह क्रमाकुंचन को बढ़ाएगा, कोलेस्ट्रॉल अवशोषण को कम करेगा और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निर्णय लेने के मामले में लाइन संगठनात्मक संरचना की संभावित खामी क्या है। ऑप्शंस आपको दिए हैं। ए निर्णयों के लिए बाहरी सलाहकारों की आवश्यकता होती है, बी निर्णय हमेशा समितियों के द्वारा लिए जाते हैं, सी निर्णय पर एकाधिकार होता है और डी निर्णय बहुत धीरे धीरे लिए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें लाइन संगठनात्मक संरचना के बारे में बात की है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्णयों पर एकाधिकार होता है। यह लाइन संगठनात्मक संरचना की एक बहुत बड़ी खामी है। इससे निर्णय प्रभावित होते हैं और प्रायः ऐसे निर्णय नहीं लिए जाते जो सर्वहित में हो। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आउटलुक क्या है।
ए एक टेक्स्ट एडिटर, बी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर, सी एक ईमेल और कैलेंडर प्रबंधन सॉफ्टवेयर, डी एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आउटलुक जो है एक ईमेल और कैलेंडर प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। ईमेल और कैलेंडर के अतिरिक्त ये और भी कार्य करते हैं, जैसे इसमें हम एड्रेस सेव कर सकते हैं, अपने अपॉइंटमेंट सेट कर सकते हैं। ये सारे कार्य जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आउटलुक के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, बच्चों को पोषण स्थिति का आकलन करने हेतु निम्न में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता। इसमें बच्चों की पोषण स्थिति का आकलन के लिए पूछा है और कौन सी विधि उपयोग नहीं होगी ये बता रहा है। ए शरीर का वजन, बी लंबाई, सी कमर नितंब अनुपात और डी छाती की परिधि। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कमर नितंब अनुपात जो है उससे बच्चों की पोषण स्थिति का आकलन नहीं करते हैं हम। बच्चों की पोषण स्थिति का आकलन करने के लिए शरीर का वजन, लंबाई, छाती की परिधि ये सब देखा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। तो आपको बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण मतलब बाहर से मिलने वाली अभिप्रेरणा का उदाहरण सर्च करना है। ए अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय अरमान विभिन्न स्रोतों से सहायता लेता है। बी नगद इनाम पाने हेतु रेयान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोत द्वारा खोज करता है। सी सितारा अपने स्वसंतोष के लिए अपने बड़ों से नियमित तौर पर प्रतिपुष्टि लेती है। और डी अपनी व्यक्तिगत अभिरुचि एवं क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कुलमित क्रियाकलापों का नियमित रूप से अभ्यास करता है। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। नगद इनाम पाने हेतु रेयान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों द्वारा खोज करता है। यह एक बाह्य अभिप्रेरणा का अच्छा उदाहरण होगा। बाह्य प्रेरणा से तात्पर्य जब कोई व्यक्ति किसी काम को बाहरी पुरस्कार या सजा से बचने के लिए करता है तो इसे बाह्य अभिप्रेरणा बोल देते हैं। बाहरी अभिप्रेरणा में प्रेरणा का जो स्रोत होता है व्यक्ति के अंदर नहीं होता है, यानी मन से नहीं होता है, ये बाहर से आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम विशिष्ट गतिशील क्रिया जिसे आप SDA भी बोलते हैं है। ए अंडा, बी आलू, सी मकई का तेल और डी आम। तो दोस्तों सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए अंडा। अंडा में उच्चतम विशिष्ट गतिशील क्रिया है। उच्चतम विशिष्ट गतिशील क्रिया जिसे SDA बोलते हैं प्रोटीन द्वारा प्रदर्शित की जाती है और जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है उसमें उच्चतम विशिष्ट गतिशील क्रिया ज़्यादा होती है। इस आधार पे अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में यह लगभग 30% होती है, कार्बोहाइड्रेट में 6%, वसा में लगभग 4% होती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से कौन सा शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है। तो आपको बताना है शिक्षण विधि जो प्रगतिवादी सिद्धांत पर है आधारित है। ए प्रश्नोत्तर, बी समस्या समाधान, सी निगमन और डी आगमन। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समस्या समाधान वाली शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है। और इसे मॉन्टेसरी, इसके अतिरिक्त जो प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण श्रेणी है उसमें मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली को भी शामिल किया जाता है। प्रगतिवादी एक शिक्षा दर्शन है जो छात्रों को वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ हुआ था। तो आपको बताना है कब शुभारंभ किया गया है। ए 12 अप्रैल 2005, बी 18 जून 2004, सी 31 मार्च 2003 और डी 15 अगस्त 2002। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ हुआ था। इसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी विशेष रूप से कमजोर समूहों को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करना। अगला प्रश्न है, ICMR NIN 2020 की आहारी रिपोर्ट के अनुसार एक गर्भवती महिला के लिए आयोडीन का RDA क्या है। ऊपर जो प्रश्न आया था उसमें कैल्शियम का RDA पूछा था, इसमें आयोडीन का RDA बताना है। ए 250 माइक्रोग्राम, बी 350 माइक्रोग्राम, सी 450 माइक्रोग्राम और डी 550 माइक्रोग्राम। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ICMR NIN 2020 की आहारी रिपोर्ट के अनुसार गर्भवती जो महिला है के लिए आयोडीन की जो RDA है वो लगभग 250 माइक्रोग्राम होना चाहिए। लेकिन एक अपडेट और कर ले दोस्तों, 2024 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 220 माइक्रोग्राम दैनिक आहार में शामिल होना चाहिए। तो 2024 में 220 माइक्रोग्राम को अनुशंसित ICMR NIN ने किया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं,
बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ निकालने की क्षमता होती है। इस दृष्टिकोण से एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ए संचारक और व्याख्याता की, बी अनुदेशक की, सी निर्देशक की और डी मध्यस्थ की। तो सही उत्तर इसमें होगा अनुदेशक की। बच्चों में ज्ञान और रचना करने और अर्थ निकालने की क्षमता होती है। इस दृष्टिकोण से शिक्षक अनुदेशक की भूमिका में होता है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर कहाँ पाया जाता है? ए विंडो एसेसरीज फोल्डर में, बी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर में, सी टास्क बार में और डी कंट्रोल पैनल में। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर विंडो एसेसरीज फोल्डर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व लघु और मध्यम श्रृंखला फैटी एसिड में समृद्ध है? ए दूध, बी मूंगफली का तेल, सी सूरजमुखी का तेल और डी बादाम का तेल। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूध जो है वह लघु और मध्यम श्रृंखला फैटी एसिड में समृद्ध है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, योजना आयोग एक संस्था है, तो योजना आयोग कैसी संस्था है बताना है। ए संवैधानिक, बी परामर्शवादी, सी कानूनी और डी वाणिज्यिक। तो दोस्तों आप जानते हैं 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था और ये एक परामर्शवादी संस्था के रूप में कार्य करती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। योजना आयोग का कार्य था भारत सरकार को पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार भारत सरकार के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करना और सुझाव देना। ठीक है, इसने भारत सरकार की एक संस्था थी, लेकिन इसे 2014 में हटा दिया गया और इसके बदले में वर्तमान में नीति आयोग ने इसकी जगह ले ली है। अब पंचवर्षीय योजनाएं नहीं आती है, नीति आयोग के कार्यक्रम के अनुसार योजनाएं बनाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, बीएमआई की गणना का सूत्र है, तो बीएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं बताना है। ए भार किलोग्राम पर लंबाई मीटर स्क्वायर, बी लंबाई मीटर पर भार किलोग्राम, सी लंबाई मीटर स्क्वायर पर भार किलोग्राम और डी लंबाई मीटर स्क्वायर मल्टीपल भार किलोग्राम। तो दोस्तों बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स, जिसमें हाइट के साथ में वजन की तुलना की जाती है, तो इसको निकालने का सूत्र होता है भार किलोग्राम पर लंबाई मीटर स्क्वायर। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक योजना के लिए एक दृष्टिकोण है? ए मानव शक्ति दृष्टिकोण, बी सामाजिक मांग दृष्टिकोण, सी मानव शक्ति दृष्टिकोण और सामाजिक मांग दृष्टिकोण दोनों और डी दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो दोस्तों शैक्षिक योजना के लिए एक दृष्टिकोण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये मानव शक्ति दृष्टिकोण है और साथ ही सामाजिक मांग दृष्टिकोण, दोनों तरह का दृष्टिकोण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट इमेजिंग क्या है? ए एक वीडियो संपादन सॉफ्टवेयर, बी एक फोटो संपादन सॉफ्टवेयर, सी पीडीएफ को प्रबंधित करने के लिए एक उपकरण और डी छवियों को स्कैन करने और प्रबंधित करने के लिए एक उपकरण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट इमेजिन छवियों को स्कैन करने और प्रबंधित करने के लिए एक उपकरण होता है। इसका उपयोग अक्सर कागज के दस्तावेजों को डिजिटलाइज करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य सबसे आसानी से निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी को सहन कर सकता है? वैसे तो किसी प्रकार की पोषक तत्वों की कमी नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो कौन सा सहन हो जाता है आपको बताना है। ए कार्बोहाइड्रेट, बी लिपिड, सी कैल्शियम और डी प्रोटीन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट अगर नहीं मिलता है तो इस पोषक तत्व की कमी को मनुष्य सहन कर सकता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रेरणा कारक कर्मचारियों को अनुमति देते हैं। तो प्रेरणा कारक कर्मचारियों को किस तरह की अनुमति देते हैं बताना है। ए सहकर्मियों के साथ संघर्ष से बचें, बी उच्च वेतन कमाएं, सी अपनी नौकरी से संतुष्ट रहें और विकास को बढ़ावा दें और डी अपनी नौकरी से असंतुष्ट रहें। तो दोस्तों जो भी प्रेरणा कारक होंगे वो प्रेरणा देते हैं कि अपनी नौकरी से संतुष्ट रहें और विकास को बढ़ावा दें, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष 5.0 की शुरुआत कब हुई थी? ए अगस्त 2023, बी अक्टूबर 2023, सी सितंबर 2023 और डी नवंबर 2023। तो दोस्तों इसके सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 अगस्त 2023 को मिशन इंद्रधनुष, जिसे सघन मिशन इंद्रधनुष IMI के नाम से भी जाना जाता है, की शुरुआत की गई थी।
इसमें यह मिशन जो होता है ये केंद्र से संचालित है, यानी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसे शुरू किया था। इसमें 5 साल तक के बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को टीका लगाने का प्रावधान किया गया था। साथ ही दूर दराज में जो छूटे हुए लोग हैं उन्हें भी टीका लगाने के लिए चुना गया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे। ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक रेमंड केटल के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की जी से गठित होती है? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 और डी 6। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बुद्धि जो होती है वो 2 प्रकार के जी से गठित होती है, ऐसा मनोवैज्ञानिक रेमंड केटल ने कहा था। और इन्होंने बोला था कि बुद्धि 2 प्रकार के जी के तहत होगी। इसमें एक को बोलेंगे द्रव बुद्धि और दूसरे को क्रिस्टलीय बुद्धि कहा जाता है। पहला प्रकार यानी कि द्रव बुद्धि वो होती है जो नई समस्याओं को सुलझाने, नई स्थितियों में तर्क का उपयोग करने और पैटर्न की पहचान करने की क्षमता के रूप में इसे उन्होंने परिभाषित किया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का क्लाउड आधारित संस्करण है? ए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016, बी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007, सी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 और डी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 यानी 365। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का क्लाउड आधारित संस्करण है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गेगने ने अपनी अधिगम सोपानकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है? ए शाब्दिक अधिगम, बी श्रृंखला अधिगम, सी प्रत्यय अधिगम और डी संकेत अधिगम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संकेत अधिगम। गेगने ने अपनी अधिगम सोपानकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर संकेतक अधिगम रखा है। गेगने का मकसद बौद्धिक कौशल को बनाए रखना और उसे बेहतर बनाना है। और इन्होंने सोपानकी के कुछ स्तर बताए थे। इसमें संकेतक अधिगम, उद्दीपन प्रतिक्रिया अधिगम, श्रृंखलन, मौखिक संघ, पक्षपात अधिगम, अधिगम की अवधारणा, नियम अधिगम, समस्या समाधान इत्यादि बताया हुआ था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। किस राज्य की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय अधिकतम वर्तमान संदर्भ में आपको बताना है आकी गई है? ए दिल्ली, बी गोवा, सी चंडीगढ़ और डी सिक्किम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय जो है वर्तमान संदर्भ में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद में दिल्ली और सिक्किम आते हैं। अगला प्रश्न है। आयु के अनुसार कम शारीरिक ऊंचाई कहलाती है? ए वेस्टिंग, बी स्टंटिंग, सी PEM और डी मेरास्मस। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्टंटिंग। स्टंटिंग को वृद्धि रोग भी कहा जाता है। इससे जो ऊंचाई होती है आयु के अनुसार कम बढ़ती है। यह दीर्घकालिक या बार बार होने वाले कुपोषण का परिणाम होता है, जो आमतौर पर गरीब और खराब मातृ स्वास्थ्य और पोषण के कारण होता है। स्टंटिंग में हाइट कम हो जाती है। तो दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। इसी तरह के प्रश्नों की प्रैक्टिस के लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। हम रेगुलर आपके लिए इस तरह की क्लास लेके आ रहे हैं। साथ ही हम जो अभ्यर्थी हैं उनसे लगातार संपर्क में है कि किस तरह के प्रश्न दिए जा रहे हैं। उस आधार पे कंबाइनली सब्जेक्ट को मिला करके क्लासेस बनाई जा रही है। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहें। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।